हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। और आज इस कोर्स का 9वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश जीके का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ आज हम लोग कवर करेंगे। तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन रहने वाला है आज का, बड़ी ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो देखिए, आपको याद रखना है कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो होती है वो कुछ कारकों पर निर्भर करती है, कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करती है। बात करते हैं इन कारकों की। देखिए, इनके बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि ग्लोब पर उस क्षेत्र की अवस्थिति क्या है। तो ये एक फैक्टर होता है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने का। दूसरा है उच्चावच, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलीफ। वहां किस प्रकार के उच्चावच है, ये भी एक फैक्टर होता है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने का। समुद्र से उस क्षेत्र की दूरी क्या है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई क्या है, और उस क्षेत्र का क्षेत्रीय विस्तार क्या है। तो ये भी क्या है, ये भी कारक होते हैं जिन पर निर्भर करती है किसी भी क्षेत्र की जलवायु। ठीक है, तो अब इन कारकों के बारे में एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसी भी क्षेत्र की ग्लोब पर अवस्थिति का। देखिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर अवस्थिति क्या है, इसके बारे में मैं इससे पहले वाले डिस्कशन में आपको बता चुका हूं। किसी भी क्षेत्र की ग्लोब पर अवस्थिति बताने के लिए हमें उसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में बताना पड़ता है। अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, इसके बारे में मैं इससे पहले वाले डिस्कशन में बता चुका हूं, आपको जाकर देख लेना है। ठीक है, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार के बारे में आपको याद रखना है। देखते हैं, उत्तर प्रदेश का जो देशांतर विस्तार है वो क्या है, 77.33 डिग्री ईस्ट से लेकर 84.39 डिग्री ईस्ट तक। तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23.52 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30.25 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार, जो कि निर्धारण करता है उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर अवस्थिति का, जिस पर निर्भर करती है उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो पहला तो कारक ये हुआ। बात करते हैं दूसरे कारक की, जो कि है उच्चावच, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिलीफ। देखिए, इसको आपको समझना है। उच्चावच होता क्या है। देखिए, आपको पता है कि जो पृथ्वी की सतह है वो एक समान नहीं है। कहीं कहीं पर तो पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, तो कहीं कहीं पर नदी घाटियां हैं, तो कहीं कहीं पर समतल मैदान है, तो कहीं पर पाए जाते हैं पठार प्लेट्यूज। तो इन सब स्थलाकृतियों के कारण जो पृथ्वी की सतह है वो एक समान नहीं है। पृथ्वी की सतह पर असमानताएं पाई जाती हैं। तो पृथ्वी की सतह पर ये जो असमानताएं हैं, ज्योग्राफी में इनके लिए एक टर्म का यूज किया गया है, वो है उच्चावच रिलीफ। तो उच्चावच क्या है कि पृथ्वी की सतह पर स्थित ऊंचाइयों और निचाइयों के कारण जो एक असमानता उत्पन्न हुई है, उसी असमानता को उच्चावच कहा जाता है, रिलीफ कहा जाता है। आपको याद रखना है। तो ये भी क्या है, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने का। ठीक है, बात करते हैं अगले कारक की, जो कि है समुद्र से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की समुद्र से दूरी कितनी है और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, यह भी एक कारक होता है जिस पर निर्भर करती है उस क्षेत्र की जलवायु। और बात करते हैं अगले कारक की, जो कि है उस क्षेत्र का क्षेत्रीय विस्तार कितना है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रीय विस्तार है, जो उसका क्षेत्रफल है, वो कितना है, वो है 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सब कारक मिलकर जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु का निर्धारण करते हैं। और इन सब कारकों के आधार पर जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती क्या है, इसको हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है उष्णकटिबंधीय और दूसरा है मानसूनी। तो इन दोनों के बारे में हम लोग सबसे पहले अलग अलग से देखेंगे कि मानसून क्या होता है और उष्णकटिबंधीय क्या होता है। तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मानसून की। तो देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है एक अरबी शब्द मौसिम से हुई है। मौसिम का अर्थ होता है मौसम। क्लियर। अगर हम लोग मानसून के लिटरल मीनिंग की बात करें तो मानसून का लिटरल मीनिंग होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में होने वाला जो ऋतुवत परिवर्तन है वो। अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है। देखिए, आपको पता है
कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण और पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण पूरे साल जो सूर्य की स्थिति है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में घूमती रहती है। सूर्य का प्रकाश जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही लंबवत पड़ता है, न तो कर्क रेखा के ऊपर और न ही मकर रेखा के नीचे सूर्य का प्रकाश कभी भी लंबवत पड़ता है। तो देखिए पूरे साल में कभी तो सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, कभी सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा के ऊपर है और कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, और कभी सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा के नीचे है और मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। मतलब कभी तो सूर्य की स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में होती है और कभी सूर्य की स्थिति जो है दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो सूर्य की स्थिति में ये जो परिवर्तन हो रहा है कभी उत्तर में कभी दक्षिण में, तो इसके कारण जो वायुदाब की पेटियां होती हैं वो भी सूर्य के साथ साथ कभी उत्तर दिशा में खिसकती है और कभी दक्षिण दिशा में खिसकती है। और आपको पता है कि जो हवाएं चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो सूर्य की स्थिति में परिवर्तन और उसके कारण जो वायुदाब की पेटियों में खिसकाव होता है, तो उसके कारण होता क्या है कि जो हवाएं होती हैं वो 6 महीने तक सागर से स्थल की ओर और 6 महीने तक स्थल से सागर की ओर चलती हैं। यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली भारत के बारे में बात कर रहे हैं। भारत में इस प्रकार से होता है। तो ये जो हवाओं की दिशा में परिवर्तन हुआ है 6 महीने तक सागर से स्थल और 6 महीने तक स्थल से सागर, इस कारण से एक विशेष प्रकार की जलवायु का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है मानसूनी जलवायु। अभी मैं काफी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से हवाएं जो हैं वो अपनी दिशा को परिवर्तित करती हैं। आई होप कि आपको एक आइडिया यहाँ पर लग गया होगा कि मानसूनी जलवायु होती क्या है। मानसूनी जलवायु जो है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर, इक्वेटर के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच में मिलती है, आपको याद रखना है। तो मानसून के बारे में आपको पता चला। दूसरा शब्द है यहाँ पर उष्णकटिबंध। 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेकर 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, और इसी क्षेत्र में मिलती है ये मानसूनी जलवायु। इसी कारण से इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। देखिए ये जो उष्णकटिबंधीय मानसून है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून और दूसरा होता है उत्तरी पूर्वी मानसून। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या है और उत्तरी पूर्वी मानसून क्या है। इनको समझने के लिए हम लोग 3 केसेस के बारे में बात करेंगे। पहला केस है जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा के इक्वेटर के लंबवत पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा केस है जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा के लंबवत पड़ता है, मतलब जिस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और तीसरा केस है जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा के लंबवत पड़ता है, मतलब जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन तीनों केसेस को समझने के बाद में आपको उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु इस प्रकार से समझ में आ जाएगी कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप इसको भूलोगे नहीं। चलिए इन केसेस के बारे में बात करते हैं 1 बाय 1 करके। तो देखिए ये है इक्वेटर भूमध्य रेखा और इसके उत्तर में यहाँ पर ये है 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा और इसके दक्षिण में यहाँ पर ये है 5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा। यहाँ पर है ये 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा और नीचे यहाँ पर है ये 30 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा। तो मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा से लेकर 30 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इसी क्षेत्र में 5 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर 30 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच दोनों गोलार्ध में मिलती है मानसूनी प्रकार की जलवायु, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं अपने पहले केस की, जिसमें सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा के लंबवत पड़ता है। देखिए सूर्य का प्रकाश जो है भूमध्य रेखा के लंबवत पड़ता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि भूमध्य रेखा के आसपास भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी जो है वो स्थापित हो जाती है। देखिए आपको पता है कि जहां पर टेम्परेचर हाई होता है वहां पर प्रेशर कम होता है। अभी सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा के लंबवत पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां का तापमान ज्यादा है। इस कारण से जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है वो भूमध्य रेखा के आसपास स्थापित रहती है। आगे देखें, देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है वो 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा के आसपास स्थापित रहती है। और बात करें दक्षिणी गोलार्ध की
तो दक्षिणी गोलार्ध में जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है वो 30 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा के आसपास स्थापित रहती है। आपको पता है कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि इस केस में जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा के लंबवत पड़ता है, इस केस में हवाएं किस प्रकार से चलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो इस प्रकार से चलती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से हवाएं जो हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती हैं। इन हवाओं की दिशा पर आपको ध्यान देना है। इनकी दिशा है उत्तरी पूर्वी। इसी कारण से इनको कहा जाता है उत्तरी पूर्वी हवाएं या फिर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। बात करें दक्षिणी गोलार्ध की और देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार से हवाएं चलती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार से हवाएं चलती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर हवाएं जो हैं इस प्रकार से चलती हैं। इन हवाओं की दिशा पर आपको ध्यान देना है। इनकी दिशा है दक्षिणी पूर्वी। इस कारण से इनको कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी हवाएं या फिर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। और ये जो दोनों पवनें हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये दोनों एक दूसरे से जाकर टकराती हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी में। इस क्षेत्र में इन दोनों पवनों का कन्वर्जेंस होता है। इसी कारण से इस क्षेत्र को कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। ये दोनों पवनें जो हैं इस क्षेत्र में टकराने के बाद में ऊपर उठती हैं और उन ऊपर उठती हुई हवाओं को बोलते हैं डोल्ड्रम्स। देखिए, एक होती है पवन और एक होती है हवा। पवन जो होती है वो वर्टिकल चलती है और जो हवा होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलती है। इसी कारण से ये जो डोल्ड्रम्स हैं ये हवाएं हैं, इनको धारा भी कहा जाता है। तो ये जो दोनों पवनें हैं ये भूमध्य रेखा के आसपास एक दूसरे से टकराती है और डोल्ड्रम्स के रूप में ऊपर उठती हैं। तो ऊपर उठती हुई जो डोल्ड्रम्स हैं उनमें होती है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, और जब वो ऊपर उठती है तो उनमें होता है कंडेंसेशन। इस कारण से वहां पर निर्माण होता है बादलों का। और ये जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है हमारा पहला केस, जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा के लंबवत पड़ता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दूसरे केस की, जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा के लंबवत पड़ता है। तो जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा के लंबवत पड़ेगा तो उस केस में जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें ग्रीष्म ऋतु होती है और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें शीत ऋतु होती है। चूंकि सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है तो सूर्य के साथ साथ जितनी भी वायुदाब की पेटियां हैं वो उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती हैं। जैसे कि हम लोग बात करें भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की, पहले वो स्थापित थी भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में, लेकिन अब जो है वो उत्तर दिशा की ओर खिसककर इस प्रकार से स्थापित हो जाती है। आपको इस क्षेत्र पर ध्यान देना है, यह है भारत। तो ग्रीष्म ऋतु में भारत के ऊपर निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी थी जो पहले स्थापित थी 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के आसपास, अब वो उत्तर दिशा की ओर खिसककर इस प्रकार से स्थापित हो जाती है। और बात करें दक्षिणी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी की जो पहले स्थापित थी 30 डिग्री साउथ अक्षांश के आसपास, अब वो उत्तर दिशा की ओर खिसककर इस प्रकार से स्थापित हो जाती है। तो ये है वायुदाब की पेटियों की स्थिति जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा के लंबवत पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस दशा में जो हवाएं हैं वो किस प्रकार से चलती है। आपको यहां पर ध्यान देना है, जो दक्षिणी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, यहां से हवाएं जो हैं वो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर किस प्रकार से चलती है वो आपको देखना है। देखिए, हवाएं जो हैं पूरे ग्लोब पर इस प्रकार से चलती हैं। अब आपको इन हवाओं की दिशा पर ध्यान देना है। देखिए, यहां पर आपको ध्यान देना है, इक्वेटर से पहले, भूमध्य रेखा से पहले इन हवाओं की दिशा है दक्षिण पूर्वी। इसी कारण से इन्हें कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी हवाएं। और जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करती है तो कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं जो हैं अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। इस कारण से इन हवाओं की दिशा जो है वो हो जाती है दक्षिण पश्चिम और इन्हें कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। और ये जो हवाएं हैं दक्षिणी पश्चिमी, चूंकि ये समुद्र के ऊपर से होकर आ रही हैं तो ये आर्द्रता को ग्रहण कर आती हैं और इस प्रकार से ये पूरे ग्लोब पर इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं। ये जो दिशा है इन हवाओं की कि भूमध्य रेखा से ऊपर दक्षिण पश्चिम और भूमध्य रेखा से पहले दक्षिण पूर्वी, ये जो डायरेक्शन है इनकी ये लगभग 6 महीने तक बनी रहती है। जून जुलाई के आसपास इन हवाओं की ये वाली डायरेक्शन बनती है और लगभग दिसंबर जनवरी तक इनकी यही वाली डायरेक्शन बनी रहती है। बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं इन्हीं को कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और ग्रीष्म ऋतु में भारत में
दक्षिण पश्चिम मानसून के ही कारण वर्षा होती है। तो ये क्या है, ये है उष्णकटिबंधीय मानसून का पहला प्रकार, दक्षिण पश्चिम मानसून। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने तीसरे केस की। जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा के लंबवत पड़ता है तो इस केस में दक्षिणी गोलार्ध में होती है ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में होती है शीत ऋतु। चूंकि सूर्य जो है वो अभी दक्षिणी गोलार्ध में है तो उसी के साथ जितनी भी वायुदाब की पेटियां हैं वो दक्षिण की तरफ खिसक जाती हैं। जैसे कि हम लोग बात करें भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की, तो सबसे पहले वो भूमध्य रेखा के आसपास स्थापित थी जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा के लंबवत पड़ता था। लेकिन अभी जो है सूर्य का प्रकाश मकर रेखा के लंबवत पड़ रहा है, तो होगा क्या कि जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है वो दक्षिण दिशा की ओर खिसककर इस प्रकार से स्थापित हो जाएगी। इसी प्रकार से जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है जो पहले 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के आसपास स्थापित थी वो दक्षिण दिशा की ओर खिसककर इस प्रकार से स्थापित हो जाती है। आपको इस वाले क्षेत्र पर ध्यान देना है, यहाँ पर है भारत, तो शीत ऋतु में जो भारत है, भारत के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो जो दक्षिणी गोलार्ध वाली उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है जो पहले 30 डिग्री साउथ अक्षांश के आसपास स्थापित थी वो दक्षिण दिशा की ओर खिसककर इस प्रकार से स्थापित हो जाती है। देखिए इसका कारण बड़ा सिंपल सा है। देखिए इन पेटियों के खिसकने का कारण ये है कि जहां पर सूर्य होगा वहां पर होगा उच्च तापमान, और जहां पर उच्च तापमान होता है वहां पर निम्न वायुदाब बनता है। इसी कारण से जहां पर सूर्य का प्रकाश अभी लंबवत पड़ रहा है तो उस क्षेत्र के आसपास निम्न वायुदाब बनता है। इसी कारण से जहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है तो उस क्षेत्र के आसपास जो निम्न वायुदाब की पेटी है वो खिसक कर आने का प्रयास करती है और उस क्षेत्र से जो उच्च वायुदाब की पेटी है वो थोड़ा दूर चली जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हवाएं किस प्रकार से चलती हैं। देखिए आपको पता है कि जो हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो आपको उत्तरी गोलार्ध पर ध्यान देना है। ये जो उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है इससे हवाएं चलती हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर इस प्रकार से। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध की ये जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है इससे भी हवाएं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ पहुंचती हैं और दोनों हवाएं टकराती हैं और यहां पर इस क्षेत्र में इस प्रकार से वर्षा होती है। अब आपको इन हवाओं की दिशा पर ध्यान देना है। देखिए भूमध्य रेखा के ऊपर इन हवाओं की दिशा क्या है, उत्तरी पूर्वी। इसी कारण से इनको कहा जाता है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। और जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करती है तो कोरियोलिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में पहुंचकर ये वर्षा करती है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में इनसे टकराती हैं दक्षिणी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से आने वाली हवाएं। और ये जो दिशा है इन पवनों की ये लगभग 6 महीने तक ऐसी बनी रहती है। दिसंबर जनवरी के आसपास ये वाली डायरेक्शन इनकी बनती है और लगभग जून तक जो है यही वाली डायरेक्शन बनी रहती है। बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य की। देखिए ये जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है इन्हीं को भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून। तो शीत ऋतु में जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो भारत के ऊपर से इस प्रकार से प्रवाहित होता है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो पवनें हैं ये ज्यादातर स्थल भाग से समुद्र की तरफ चल रही हैं, क्योंकि भारत क्या है, भारत एक स्थल भाग है और ये क्या है यहाँ पर, यह है अरब सागर। तो स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं हवाएं। तो स्थल भाग के ऊपर से चलने के कारण इन हवाओं को आर्द्रता नहीं मिल पाती और ये हवाएं जो हैं भारत में वर्षा नहीं करती, क्योंकि आर्द्रता न मिलने के कारण ये हवाएं जो हैं वो शुष्क होती हैं। लेकिन आपको इस क्षेत्र पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो किस प्रकार से प्रवाहित होता है। शुरू में तो जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो स्थल भाग के ऊपर से ही प्रवाहित हो रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है और बंगाल की खाड़ी से मिलती है उसको आर्द्रता, और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो इस वाले क्षेत्र में जाकर वर्षा करता है जिसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। तो शीत ऋतु में जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो भारत के केवल कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बात करी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की, उसके दोनों प्रकारों के बारे में हम लोगों ने बात करी। पहले मैंने आपको बताया दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में, और अब हम लोगों ने बात करी है उत्तरी पूर्वी मानसून की। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं
अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ऋतुओं की। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। इनके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो देखिए आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश है वो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। समझते हैं इसको। देखिए ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं। ये होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। ठीक है, बात करें उत्तर प्रदेश के अक्षांश विस्तार की। तो देखिए उत्तर प्रदेश का अक्षांश विस्तार है 23.52 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30.24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा तक। तो इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश है वो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। इसी कारण से जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो ग्रीष्म ऋतु का समय है वो है मार्च से लेकर जून तक। अब इसको समझते हैं। देखिए ये है भूमध्य रेखा जिस पर 21 मार्च को जो सूर्य का प्रकाश है वो लंबवत पड़ता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश साल में 2 बार लंबवत पड़ता है। एक पड़ता है 21 मार्च को और दूसरा पड़ता है 23 सितंबर को। 21 मार्च के बाद से जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है और कर्क रेखा की तरफ खिसकना शुरू करता है और 21 जून तक आते आते जो सूर्य का प्रकाश है वो कर्क रेखा के लंबवत पड़ता है। तो ये जो टाइम पीरियड है मार्च, अप्रैल, मई और जून तक का, ये उत्तर प्रदेश में या फिर कहें कि भारत में ग्रीष्म ऋतु का समय है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर खिसकता है। तो इस कारण से ये जो भूखंड है भारत वाला ये गर्म होना शुरू होता है और इस कारण से यहाँ पर शुरुआत होती है ग्रीष्म ऋतु की। तो अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मार्च से तापमान में वृद्धि होने लगती है और मई में जो तापमान है वो मैक्सिमम पहुंच जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो कर्क रेखा के सबसे पास में है। इस कारण से बुंदेलखंड क्षेत्र का तापमान जो है वो सबसे ज्यादा रहता है। इसको समझते हैं। देखिए ये है कर्क रेखा जिस पर 21 जून को सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। ठीक है, और यह है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है वो कर्क रेखा के सबसे पास में है। इस कारण से यहाँ का तापमान जो है वो सबसे ज़्यादा होता है और उत्तर प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसका तापमान कम होता है। उसके कारण क्या है कि ये जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा से दूर है और हिमालय के पास में है। देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तर में है हिमालय क्षेत्र। इस कारण से जो उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसका तापमान कम होता है और तापमान कम होने का दूसरा कारण यह है कि ये जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा से दूर पड़ता है। आगे बात करें। देखिए उत्तर प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गति से पश्चिमी हवाएं चलती हैं जिनको कहा जाता है लू। लू के बारे में आप लोग जानते होंगे। लू जो है ये अत्यंत गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए यह है इक्वेटर और यह है कर्क रेखा। तो 21 मार्च को जो सूर्य का प्रकाश है वो भूमध्य रेखा के लंबवत पड़ता है और 21 जून को सूर्य का प्रकाश जो है वो कर्क रेखा के लंबवत पड़ता है। तो ये जो टाइम पीरियड है मार्च से लेकर जून तक, इस टाइम पीरियड में ये जो भारतीय प्रायद्वीप है ये तपता है या गर्म होता है। खासकर कि आपको इस वाले क्षेत्र पर ध्यान देना है, थार मरुस्थल वाले क्षेत्र पर। थार मरुस्थल जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इस कारण से इस वाले क्षेत्र में क्रिएट होता है लो प्रेशर, निम्न वायुदाब। ठीक इसी समय ये जो अरब सागर है यहाँ पर रहता है हाई प्रेशर। देखिए आपको पता होगा कि जो जल है, जल की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है। जल जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। यही कारण है कि जो थार मरुस्थल वाला रीजन है ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और यहाँ पर स्थापित हो जाता है लो प्रेशर। जबकि इसके विपरीत ये जो अरब सागर वाला क्षेत्र है यहाँ पर उच्च वायुदाब स्थापित रहता है और आपको पता है कि जो हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो हवाएं जो हैं इस प्रकार से चलती हैं, राइट। तो देखिए हो क्या रहा है कि जहां से इन हवाओं की चलने की शुरुआत हुई थी अरब सागर से, वहां तो इन हवाओं में आर्द्रता होती है, ये हवाएं जो हैं ह्यूमिड होती हैं। लेकिन जैसे ही ये रेगिस्तान वाले क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है ये इनके लिए हीटर का काम करता है और इनकी आर्द्रता को सोख लेता है और ये हवाएं जो हैं बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है इस वाले क्षेत्र में। और चूंकि रेगिस्तान में क्या है, रेगिस्तान में होती है धूल और मिट्टी, तो इन हवाओं में थार मरुस्थल के ऊपर से प्रवाहित होने के कारण धूल और मिट्टी भी मिल जाती है। तो जब ये हवाएं उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो इनकी प्रकृति क्या होती है, ये गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं और धूल मिट्टी से भरी होती हैं। इन्हीं हवाओं को कहा जाता है लू। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए कभी कभी होता क्या है कि ये जो लू हवाएं हैं
इनसे कभी कभी समुद्री हवाओं का मिलन होता है, जिससे तीव्र आंधियों का जन्म होता है और उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा हो जाती है। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु के बारे में आपको याद रखना है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में वर्षा नहीं होती, बहुत हल्की वर्षा होती है, नाम मात्र की वर्षा होती है। आपको बस यही याद रखना है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः उत्तर प्रदेश में वर्षा नहीं होती। आगे बात करें वर्षा ऋतु की, तो देखिए वर्षा ऋतु के बारे में आपको याद रखना है कि वर्षा ऋतु का समय है उत्तर प्रदेश में जुलाई से सितंबर। क्लियर। उत्तर प्रदेश में जो ये वर्षा ऋतु है, इसका प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के पहुंचने के कारण। अभी इसको समझेंगे। देखिए, आगे आपको याद रखना है कि ये जो हवाएं हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं बिहार के मैदानी भागों से होते हुए, और उस समय जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, इनकी जो दिशा होती है वो होती है पूर्वी। इसी कारण से इनको कहा जाता है पूर्वा हवा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए समझते हैं इसको। देखिए, यह है कर्क रेखा, और कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। ठीक है। 21 जून के बाद से जो सूर्य है वो दक्षिण दिशा की ओर खिसकना शुरू करता है, और जून, जुलाई, सितंबर, 23 सितंबर तक आते आते जो सूर्य का प्रकाश है वो भूमध्य रेखा के लंबवत पड़ता है। तो ये जो टाइम पीरियड है जून से लेकर सितंबर तक का, इस टाइम पीरियड में जो ये भारतीय प्रायद्वीप है ये तपता है। इसकी तपने की शुरुआत हुई थी ग्रीष्म ऋतु से, लेकिन वर्षा ऋतु आते आते ये क्षेत्र जो है इतना तप जाता है, यहाँ पर इतना ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि दक्षिण गोलार्ध से जो हवाएं हैं वो भारतीय प्रायद्वीप की ओर चलना शुरू हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हवाएं किस प्रकार से चलती हैं। तो देखिए, हवाएं जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा को पार करते हुए इस प्रकार से चलती है। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। भूमध्य रेखा से पहले इनकी डायरेक्शन होती है दक्षिणी पूर्वी, और जैसे ये भूमध्य रेखा को पार करती है तो कोरियोलिस बल के कारण ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और इनकी डायरेक्शन हो जाती है दक्षिणी पश्चिमी। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन्हीं को कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये आपको याद रखना है। जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट से टकराता है तो ये दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा होती है इसकी अरब खाड़ी की शाखा, जो इस प्रकार से प्रभावित होती है। ये जो अरब खाड़ी की शाखा है ये अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करती है और इस प्रकार से भारत में एंटर करती है। देखिए, इन हवाओं में आर्द्रता है। अब ये वर्षा कहां पर करेगी? ये वर्षा वहां पर करेगी जहां पर ये रुकेगी। और ये रुकेगी कैसे? इनके सामने कोई चीज अवरोध पैदा करेगी। और वो अवरोध कैसे पैदा होगा? वो होगा किसी पहाड़ के कारण, पर्वत के कारण। कोई पहाड़ या पर्वत इनको रोकेगा, उस कारण से ये वहां पर वर्षा करेगी। अब आपको इस क्षेत्र पर ध्यान देना है, राजस्थान वाले क्षेत्र पर। देखिए, राजस्थान में है अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत जो फैला हुआ है वो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक। और अरावली पर्वत जो है दुनिया का सबसे पुराना पर्वत भी है। मतलब इस पर्वत का बहुत ज्यादा अपरदन हो चुका है। इसकी जो ऊंचाई है अब वो बहुत कम है। दूसरा, इसका जो विस्तार है वो है दक्षिण पश्चिम। मतलब इसका जो विस्तार है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये जो अरब खाड़ी की शाखा है ये फ्लो कर रही है। तो इस कारण से ये जो अरावली पर्वत है ये इन मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाता है, और इन हवाओं से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। और ये एक उन कारणों में से एक है जिस कारण से राजस्थान में रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। अब आपको इस क्षेत्र पर ध्यान देना है जहां पर है हिमालय पर्वत। देखिए, हिमालय पर्वत जो है वो नवीन वलित पर्वत है, काफी ऊंचा पर्वत भी है, और उसका विस्तार क्या है? हिमालय पर्वत फैला हुआ है उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक। तो इस कारण से जो हिमालय पर्वत है वो इन मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध पैदा करता है, इनको रोक देता है। यही कारण है कि ये जो मानसून की अरब खाड़ी की शाखा है ये हिमालय के आसपास वाले क्षेत्र में वर्षा करती है। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा की, जो कि है बंगाल की खाड़ी शाखा। और बंगाल की खाड़ी शाखा जो है वो इस प्रकार से प्रवाहित होती है। यहाँ पर ये जो हवाएं घूमी है इसका कारण भी हिमालय पर्वत ही है। हिमालय पर्वत का विस्तार जो है उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक है, तो यहाँ पर भी हिमालय है। तो हिमालय के कारण जो ये हवाएं हैं ये मुड़ जाती हैं, और ये जो हवाएं हैं ये बंगाल में एंटर करती है, और उसके बाद में बिहार को होते हुए ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। जब ये हवाएं उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं तो इनकी डायरेक्शन आप देखिए, इनकी डायरेक्शन है पूर्वी। इसी कारण से इनको कहा जाता है पूर्वा हवा। और चूंकि ये जो हवाएं हैं ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होकर आई हैं, तो इनके अंदर होती है आर्द्रता। तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में और उसके बाद आगे बढ़ते हुए वर्षा करती है। तो इस प्रकार से जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा है उसी से ही उत्तर प्रदेश में ज्यादा वर्षा होती है, आपको याद रखना है।
आगे बात करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो मानसूनी हवाएं हैं उनको हिमालय रोकता है। तो जब ये हवाएं वहां पर रुकती हैं तो रुकने के बाद में ये हिमालय के साथ साथ ऊपर उठना शुरू करती हैं। तो ऊपर उठती हुई हवाओं में होता है कंडेंसेशन। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा क्लाउड फॉर्मेशन, वहां पर बादल बनेंगे और वहां पर होगी वर्षा। तो हिमालय के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर अधिक वर्षा होती है और इस प्रकार की वर्षा को बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। ये आपको भूलना नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जितनी भी वर्षा होती है उसका लगभग 83% जो है वो वर्षा ऋतु में ही प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में जुलाई और अगस्त इन महीनों में ज़्यादा वर्षा होती है। इस कारण से इन दोनों महीनों का तापमान जो है वो जून की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है और आगे चलकर सितंबर महीने में जो वर्षा की मात्रा है उसमें कमी आ जाती है। इस कारण से सितंबर महीना का तापमान जो है वह थोड़ा बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं तो भी वर्षा की मात्रा में कमी आती है। अब इसको समझते हैं। देखिए आपको पता चला कि उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से, जो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से प्रवेश करती है और ये प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में वर्षा करती है। तो जैसे जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से की तरफ जाते हैं तो जो वर्षा की मात्रा है वो कम होती जाती है। राइट, आपको याद रखना है। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से से दक्षिण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो भी वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और यही कारण है कि ये जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन जिलों की जहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी तो वो इस क्षेत्र में स्थित होगा और उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां पर सबसे कम वर्षा होती है वो इस वाले क्षेत्र में स्थित होगा। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो कौन सा जिला है, वो है गोरखपुर। उसका नाम आपको याद रखना है, गोरखपुर जिला यहाँ पर है। क्लियर। और उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां पर सबसे कम वर्षा होती है उसका नाम है मथुरा। तो मथुरा यहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए मानसूनी प्रदेशों में जो है वो 3 प्रकार की वर्षा होती है। कौन कौन सी? एक होती है चक्रवातीय वर्षा, दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा और तीसरी होती है संवहनीय वर्षा। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। पर्वतीय वर्षा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि हिमालय के द्वारा जब मानसूनी हवाओं को रोका जाता है तो मानसूनी हवाएं जो हैं ऊपर उठकर वर्षा करती हैं, उस प्रकार की वर्षा को बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें चक्रवातीय वर्षा के बारे में, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी आप इसके बारे में बस इतना जान लो कि शीत ऋतु में पश्चिम से आने वाले जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनके कारण उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा होती है। राइट। और तीसरी होती है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या है? ये स्थानीय रूप से उत्पन्न होने वाली गर्मी के कारण होने वाली वर्षा होती है। राइट। यहां पर जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा और सबसे कम वर्षा होती है संवहनीय वर्षा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको भूलना नहीं है। तो वर्षा ऋतु के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग शीत ऋतु की। देखिए शीत ऋतु के बारे में आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो शीत ऋतु का समय है वो होता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक और इस समय जो पश्चिमोत्तर भारत है उस पर उच्च वायुदाब की पेटी स्थापित रहती है। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि शीत ऋतु में जो पश्चिमोत्तर भारत है उसके ऊपर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी आकर स्थापित हो जाती है, क्योंकि इस समय जो सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है और सूर्य के साथ साथ जितनी भी वायुदाब की पेटियां हैं वो दक्षिण दिशा की ओर खिसक जाती है। आगे बात करें। देखिए ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि इस समय जो हवाएं चलती हैं वो स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं और स्थल से समुद्र की तरफ चलने वाली हवाएं क्या होती हैं? वो शुष्क होती हैं, उनमें आर्द्रता नहीं होती। इस कारण से ये हवाएं जो हैं ये भारत में वर्षा नहीं कर पाती हैं। चलिए समझते हैं इसको। देखिए शीत ऋतु में जो पश्चिमोत्तर भारत है उसके ऊपर स्थापित रहती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी और यहां से हवाएं चलती हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हवाएं जो हैं स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं, ये हवाएं शुष्क होती हैं, इनके कारण भारत में वर्षा नहीं होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो हवाएं चल रही हैं
ये स्थल से चलकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। बंगाल की खाड़ी से ये आर्द्रता ग्रहण करती हैं और इन्हीं को कहा जाता है भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। और ये हवाएं जो हैं भारत के कोरोमंडल तट से टकराती हैं और यहाँ पर वर्षा करती हैं। तो शीत ऋतु में एक तो वर्षा हुई भारत के कोरोमंडल तट पर, आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी वर्षा की कि शीत ऋतु में दूसरी वर्षा कौन सी होती है। तो देखिए, शीत ऋतु में जो भूमध्य सागर है, जो मेडिटेरियन सी है, इसकी लोकेशन आपको पता होगी। तो जो भूमध्य सागर के आसपास वाला क्षेत्र है वहां पर टकराव होता है दो हवाओं का। एक होती है पछुआ हवाएं जो कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से ध्रुवों की तरफ चलती हैं, और दूसरी होती हैं ध्रुवों से चलने वाली पूर्वी हवाएं जो कि ठंडी होती हैं। तो इन दोनों हवाओं का भूमध्य सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर टकराव होता है। और जब एक गर्म हवा ठंडी हवा से टकराती है तो क्या होता है, गर्म हवा जो है ऊपर उठ जाती है और वहां पर निर्माण होता है चक्रवातों का। और ये चक्रवात कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहां पर गर्म हवा कौन सी है, पछुआ हवा, ठीक है। और ये चक्रवात जो हैं जब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन सब से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में भी वर्षा करते हैं। और ये कौन सी वर्षा है, ये है चक्रवातीय वर्षा। तो दूसरी वर्षा हुई ये जो कि शीत ऋतु में होती है भारत में, या फिर कहें कि उत्तर प्रदेश में। एक होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर, और दूसरी होती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण उत्तर पश्चिम भारत में। इसी वर्षा को कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसको समझते हैं जरा कि ये पश्चिमी विक्षोभ है क्या। देखिए, ये आपको पता चला कि शीत ऋतु में एक तो वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर, इसको लेकर आप क्लियर हैं। दूसरी मैंने आपको बताया कि शीत ऋतु में दूसरी वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। देखिए, ये है यहाँ पर मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और ये जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है इससे हवाएं चलती हैं ऊपर की तरफ, जिनको कहा जाता है पछुआ हवाएं या फिर वेस्टर्लीज। और ये जो पछुआ हवाएं होती हैं ये होती हैं गर्म, और ऊपर उत्तरी ध्रुव से नीचे की ओर चलती हैं पूर्वी हवाएं, जिनको कहा जाता है ईस्टर्लीज। ये जो ईस्टर्लीज हैं ये होती है ठंडी हवाएं। तो वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज ये दोनों हवाएं जो हैं भूमध्य सागर वाले क्षेत्र के आसपास टकराती हैं, और होता क्या है, ये जो पछुआ हवाएं हैं ये टकराने के बाद में ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ पर निर्माण होता है चक्रवातों का, जिनको कहा जाता है टेम्परेट साइक्लोन या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और ये चक्रवात जो हैं पछुआ हवाओं के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं, और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए ये उत्तर भारत में प्रवेश करते हैं। और उत्तर पश्चिम भारत में इनके कारण शीत ऋतु में खास करके दिसंबर जनवरी के महीने में वर्षा होती है। तो ये वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, आपको याद रखना है। और यहीं पर क्या है, यहीं पर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी है शीत ऋतु की। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जलवायु प्रदेशों की। तो देखिए, वर्षा वितरण के आधार पर जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को दो जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं, एक है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और दूसरा होता है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, राइट। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। ये जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है इसको फर्दर दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, एक है तराई क्षेत्र और दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। और ये जो साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है इसको तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और तीसरा है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। चलिए मैप की सहायता से देखते हैं इसको। देखिए, पहला है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला इसके अंतर्गत आता है तराई क्षेत्र, आपको याद रखना है। और दूसरा इसके अंतर्गत शामिल है पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, राइट। दूसरा जलवायु प्रदेश है उत्तर प्रदेश का साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो देख लेते हैं। पहला है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, क्लियर। और तीसरा इसके अंतर्गत आता है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के जलवायु प्रदेशों का, इनके बारे में आपको नहीं भूलना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये वर्षा वितरण के आधार पर है। तो देखिए, ये जो तराई वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि ये क्षेत्र जो है हिमालय के पास में है, और हिमालय के पास क्या होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। और पर्वतीय वर्षा जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
उसके बाद वर्षा होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। देखिए इसका कारण क्या है, मैंने आपको बताया कि जो बंगाल की खाड़ी शाखा है दक्षिण पश्चिम मानसून की, वो उत्तर प्रदेश में यहीं से प्रवेश करती है। तो इस कारण से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा होगी। और उसके बाद जो ये मानसून है ये आगे बढ़ता है तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में वर्षा होगी, और उसके बाद वर्षा होगी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, और सबसे कम वर्षा होती है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, इसके बारे में मैं आपको काफी डिटेल में समझा चुका हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार की चीजों में अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला सेक्शन था वो कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने बात करी है उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं कॉन्सेप्चुअली आपको सारी चीजें समझा दूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड जो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो। चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, ये आपको बताना है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं, इनके आंसर खुद से निकालने हैं, उसके बाद मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच कराना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गोरखपुर जिले में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है कौन से क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तराई क्षेत्र। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो देखिए आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, राजस्थान में वर्षा की कमी का कारण क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। देखिए यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। राजस्थान में जो मानसूनी हवाएं होती हैं उनको रोकने के लिए कोई आवश्यक अवरोध उपलब्ध नहीं है। जो अरावली पर्वत है उसका अपरदन हो चुका है, उसकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी कम है, और उसका विस्तार जो है वो मानसून की दिशा में ही है। इस कारण से वो हवाओं को नहीं रोक पाता, और राजस्थान में जो है वर्षा नहीं होती या फिर बहुत कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी की मानसून को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। उत्तर प्रदेश में मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है उसको कहा जाता है पूर्वा हवा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है किसके कारण, ये आपको बताना है। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है उत्तर प्रदेश के, ये आपको बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र का तापमान जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्वतीय वर्षा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेशों में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के जलवायु प्रदेशों के बारे में हम लोगों ने बात करी, उसका जो वर्गीकरण है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश के आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत आता है, न कि साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के। क्लियर। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर होता है, तो क्या होता है आपको बताना है। इसके बारे में मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया था। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी होती है। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षा की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो भी सोल्व कर लिए हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि इस थ्योरी को पक्का करने के बाद में आप इस टॉपिक की एमसीक्यूज कहीं से भी सोल्व कर सकते हैं खुद से। सारे के सारे एमसीक्यूज आपके बिल्कुल सही होंगे, एक भी एमसीक्यूज आपका गलत नहीं होगा। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा और इन 11 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हुए हैं। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।